नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें जो दूसरा पार्ट है भारत की खोज का, उसके 2 हिस्सों की हम सारांश की चर्चा करेंगे क्योंकि लंबी कहानी है। तो सर्वप्रथम है भारत के अतीत की झांकी। तो नेहरू जी के मानस पटल पर हमेशा भारत ही भारत रहा। वे भारत को बराबर समझने और विश्लेषण करने तथा बचपन को याद करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते थे कि आखिर यह भारत है क्या, यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, यह कैसे शक्ति खोता चला गया। जनसंख्या का विशाल समूह होने के बावजूद इसके पास कुछ जानदार कहने लायक है या नहीं, ये आप सोच सकते हैं। यह विश्व से अपना तालमेल किस प्रकार बैठाता है, इन सब बातों पर विचार करके वे भारत की मजबूती तथा एकजुटता का कारण जानना चाहते थे कि आखिर क्या कारण है। नेहरू जी भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अच्छे से पहचान सके। वे वर्तमान को तो देख रहे थे पर अतीत के कई अवशेषों को अनदेखा कर रहे थे। इससे वे मन ही मन शंकित हो रहे थे कि क्या उन्होंने भारत को देख लिया है। वे भारत के अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहे थे, जो बहुत ही सार्थक और टिकाऊ रहा है। परंतु अगर ऐसा होता तो भारत हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान बनाए नहीं रख सकता था। ठीक है बच्चों, तो संपूर्ण भारत की विशेषता जानने के उद्देश्य से नेहरू जी ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो के प्राचीन नगर, घर और गलियों का निरीक्षण परीक्षण किया। इनका समय 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया गया है। यह सभ्यता प्राचीन और पूर्ण विकसित थी, यही इसके स्थायी होने का कारण है। आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता 5-6 हजार वर्ष तक बनी रही। यह परिवर्तनशील तथा विकासमयी भी थी। इस संस्कृति के प्रभाव में फारस, मिस्र, ग्रीस जिसे यूनान कहा जाता, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर के लोग भी रहे। इनसे प्रभावित होने के बाद भी अपनी सांस्कृतिक मजबूती के बल के कारण यह संस्कृति अपनी मजबूती बनाए रख सकी। जब कोई भी सभ्यता होती है इसी प्रकार टिक पाती है। नेहरू जी ने भारत के प्राचीन इतिहास और साहित्य का अध्ययन किया। तो बच्चों, बिना इतिहास के भविष्य का वर्तमान का आधार नहीं बनता। तो उन्होंने चीन, पश्चिमी एवं मध्य एशिया से आए विद्वान यात्रियों द्वारा लिखे साहित्य का भी अध्ययन किया। वे पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगे। तो वे पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगे। उन्होंने हिमालय पर्वत को देखा और उससे जुड़ी कथाओं को जाना। दंत कथाएं जो प्राचीन काल से चली आ रही, बस मुँह जुबानी चल रही हैं। इस महान पर्वत से निकलने वाली गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों ने उन्हें आकर्षित एवं प्रभावित किया। इन नदियों के आसपास इतिहास बिखरा पड़ा है। इनके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंधित ना जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र पड़ी हैं। इनमें गंगा नदी विशेष महत्व रखती है, जिसके इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों लोगों को अपने तट की ओर खींचा है। ये आप समझते हैं गंगा कितनी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी नदियों में। तो गंगा जी की गाथा में भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी छिपी है। ये तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो नेहरू जी ने भारत के अतीत की कहानी को समृद्ध करने वाली अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं, ये आपने सुन रखी होंगी। ये पत्थरों को, चट्टानों को तराश कर यहाँ मूर्तियाँ बनी हैं, और अन्य स्थानों को देखा। उन्होंने आगरा और दिल्ली की खूबसूरत इमारतों को देखा, जिनका प्रत्येक पत्थर भारत के समृद्ध अतीत की कहानी बयां कर रहा था। इसके बाद उन्होंने अपने पैतृक शहर इलाहाबाद और हरिद्वार में आयोजित कुंभ के मेले को देखा। इलाहाबाद, जिसे प्रयाग भी कहा जाता है, तो कुंभ का मेला देखा जिसमें हजारों की तादाद में लोग आते हैं। उन्हें 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और अन्य लोगों द्वारा इन पर्वों की महिमा के बारे में लिखे लेख याद आ जाते हैं जब वो कुंभ का मेला देखते हैं। तो उनमें से कुछ मेले आज गुम हो गए हैं। वे हैरान होते हैं कि ऐसी कौन सी प्रबल आस्था है जो लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। समझ सकते हैं, प्राचीन काल में गंगा नाम चल रहा है। महाभारत में भी आपने पढ़ा 7वीं कक्षा में। अपने अध्ययन और यात्राओं से उन्हें यह पता चला कि भारत के अतीत में वह हर बात विद्यमान है जो वर्तमान में भी शिक्षा देती हुई प्रतीत होती है। हमारा इतिहास हमें सिखाता है
उन्हें यह ज्ञात होता है, पता चल गया कि उनके पूर्वजों की भूमि में लोग हंसते रोते जीते जागते प्यार करते और पीड़ा भोगते आबाद हो गए। आबाद का मतलब फैलते गए, बढ़ते गए। उन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। वे जब भी कहीं जाते तो उस स्थान से संबंधित चित्र उनकी आंखों में घूम जाता था। चाचा नेहरू जी के भी बनारस के पास सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश उन्हें ऐसा लगता था जैसे बुद्ध जी अपना पहला उपदेश अभी दे रहे हैं। 2500 वर्ष से अधिक समय बीतने पर भी उन्हें उनकी प्रतिध्वनि, इको जिसे कहते हैं ना, आवाज़ दोबारा दोहराना, सुनाई देती है। अशोक जी के पाषाण पत्थर वाले स्तंभों के शिलालेखों पर इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया वहाँ पर एक ऐसे आदमी की कहानी थी जो सम्राट होकर भी अन्य सम्राटों और राजाओं से अलग था। ये तो आपको पता है। इसी तरह फतेहपुर सीकरी के में सम्राट अकबर अपना साम्राज्य भूलकर सभी धर्मों में समानता को विद्वानों तथा मतावलंबियों के माध्यम से ढूंढने का प्रयास कर रहा था। मतलब अकबर जी ने अपना एक धर्म चलाया था जिसमें सभी धर्मों के अच्छे अच्छे भाव रखे थे उन्होंने, जिससे वह मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल खोज सके। इस प्रकार उन्हें इतिहास की लंबी झांकी स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। किनको? चाचा नेहरू जी, जिसमें जय पराजय उतार चढ़ाव सब कुछ था। इसमें 5 या 4-5 हज़ार वर्षों की संस्कृति की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी और विलक्षणता थी, यूनिकनेस, जो वर्तमान में जनता पर गहरा प्रभाव डाल रही थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भारत की शक्ति और सीमा। नेहरू जी का मानना है कि भारत की शक्ति के स्रोतों के पतन के कारणों को खोजा जाए तो पता चलता है कि प्रत्येक क्षेत्र में आगे रहने वाला भारत पिछड़ता गया और पिछड़ा रहने वाला यूरोप आगे निकल गया। ये तो आप समझते हैं। इससे यूरोपीय देशों की सैन्य शक्ति भी बढ़ी। फलस्वरूप उन्होंने पूरब की दिशा में कदम बढ़ाए। भारत सहित सारे एशिया की यही कहानी थी। अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो इसे सुलझाना सरल नहीं है, आसान नहीं है। वास्तव में भारत में पुराने समय में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी ना थी, पर बाद की सदियों में इसमें गिरावट आती गई। रचनात्मक प्रवृत्ति में कमी आई और अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई। मतलब खुद कुछ नहीं बनाना, बस फॉलो करते रहना। हमें इम्पोर्टेंट चीज़ों पर कितने खुश होते हैं। एक और जहाँ प्रकृति एवं ब्रह्मांड के रहस्य खोलने की क्षमता क्षीण होती जा रही थी, वहीं साहित्य सृजनात्मकता में वृद्धि हुई। साहित्य, लिटरेचर बच्चों, सृजनात्मकता, आर्ट्स से जुड़ी हुई चीज़। भव्य कला और मूर्ति निर्माण पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ा, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का, और जटिल पच्चीकारी नक्काशी में बदलने लगी। ठीक है, जो पच्चीकारी थी नक्काशी में बदल गई, मतलब नक्शे की तरह से डिज़ाइन डालने। तो भाषा भी इस बदलाव से बच ना सकी। ठीक है बच्चों, भाषा भी इस बदलाव से बच ना सकी। सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अलंकृत और जटिल साहित्यिक शैली युक्त भाषा ने ले ली। जो पहले सरल, सजीव और समृद्ध भाषा थी, अब उसको अलंकृत, अलंकृत का मतलब उसमें काफ़ी चीज़ें जुड़ गई, सुंदरता बढ़ा दी गई, और जटिल, कॉम्प्लेक्स साहित्यिक शैली युक्त भाषा ने ले ली। इसके अलावा इसी समय एक संकीर्ण मानसिकता का उदय हुआ, नैरो माइंडेडनेस, जिससे महासागरों को पार करने की प्रवृत्ति को बल मिला। ठीक है, महासागरों मतलब दुनिया के आगे जाना। लोगों में मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट के कारण भारत का ह्रास होने लगा। जो मानसिक जड़ता थी, हम एक ही जगह टिके रहे ना, ह्रास होना मतलब खत्म होना। भारत गतिहीनता और जड़ता की ओर बढ़ रहा था, जबकि अन्य देश प्रगति की ओर उन्मुख हो रहे थे। बच्चों, हम गर्व कर सकते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास बहुत अमीर रहा, और धीरे धीरे जब युद्ध होते रहे, मरे भी, तो जो वो क्रिएटिविटी थी, ठीक है, कल्पनाएं, वो सब खत्म होती गई। तो नेहरू जी का मानना था कि यह स्थिति का पूरा और सही सर्वेक्षण नहीं है, एक सही एनालिसिस नहीं है, सर्वे नहीं है। इस जड़ता और गतिहीनता का अगर लंबा समय रहा होता तो इसका संबंध अतीत और वर्तमान से टूट गया होता। ये भी बात सही ना, जब चीज़ ज़्यादा स्टैग्नेंट हो, टिकी रहे, तो टूट ही जाएगी। तो पुराने युग की समाप्ति और नए युग का उदय होता। ठीक है ना, पर यह क्रम भंग नहीं हुआ, यह निरंतरता भारत में बनी रही। इससे नए लक्ष्यों का निर्धारण भले ना हो सका, पर प्राचीन और नवीन के बीच तालमेल बैठाने का प्रयास चलता रहा। इसी लालसा से देश को गति मिली और पुराने विचारों को सहेज कर रखने तथा नए विचारों को अपनाने की शक्ति मिली। ठीक है बच्चों, आगे का हिस्सा जो भारत की तलाश है वो अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।